हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम। और आज हम सभी भारत पर तुर्क आक्रमण का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत पर मोहम्मद गौरी आक्रमण को। और बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को मैं आज आपको समझाने वाला हूं, एकदम अच्छे तरीके से अपने नोट्स के माध्यम से, और आप बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ पाएंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और साथ में आप जो यहाँ पर मैंने नोट्स लिखे हैं उसे मैं बताता चलूंगा। बेहतरीन तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि भारत पर तुर्क आक्रमण क्या होता है, पहले तो आता है महमूद गजनवी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वह भारत को लूटने आया था, लेकिन मोहम्मद गौरी भारत पर शासन करने आएगा। यह भी एक तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी एक संख बनी तुर्क था। कभी भी पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी कौन सा तुर्क था, तो संख बनी तुर्क था। अगर मैं बात करूं तुर्कों की, तो तुर्कों में लगभग 64 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। उन्हीं प्रजातियों में से एक प्रजाति है संघबनी तुर्क की। जैसा कि आप सभी देखते होंगे अपनी जातियों में, जैसे आप देखेंगे ब्राह्मण में देखेंगे कई कास्ट मिल जाएंगे आपको, या उपजाति कह सकते हैं, या एक तरीके से ब्राह्मण में आपको कई चीजें मिल जाएंगी। जैसे तिवारी जी मिल जाएंगे, मिश्रा जी मिल जाएंगे, पांडित जी मिल जाएंगे, ऐसे शुक्ला जी मिल जाएंगे। ऐसे ही तुर्क की भी होती थी कई सारे पार्टी, यानी कि तुर्कों में भी कई जनजातियां या प्रजातियां पाई जाती थी। तो चलिए अगर हम बात करें आगे की चीज़ों के बारे में कि तुर्क कहाँ के रहने वाले थे, आखिर ये निवासी कहाँ के थे, तो अगर मैं बात करूं तो मध्य एशिया में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था गौर। और इसी के कारण मोहम्मद गौरी को गौरी कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि यह गौर का रहने वाला था। इसके नाम में पीछे गौरी छिपा हुआ है। गौर के रहने वाले को गौरी कहा जाता था। मध्य एशिया वर्तमान में अफगानिस्तान, ईरान का क्षेत्र मध्य एशिया में आता है, और अफगानिस्तान के ही रहने वाले थे ऊपर एक तरफ के कौन? गौर, यानी कि और वहीं पर था गौर नाम का एक राज्य हुआ करता था जहां के रहने वाले थे मोहम्मद गौरी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो गौर था वो अच्छी नस्ल के घोड़े तथा लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध था। कहने का मतलब यहाँ पर घोड़ों की प्रचुरता थी, और यहाँ के घोड़े विश्व भर में फेमस थे कि बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होते थे और युद्ध में बहुत ही कामगार होते थे, और लौह इस्पात बहुत ज़्यादा यहाँ पाया जाता था। इसलिए यहाँ के लोग युद्ध कला में कुछ ज़्यादा ही निपुण थे। कहने का मतलब अगर आपके पास घोड़ा है, मध्यकालीन भारत इतिहास में आप देखेंगे घोड़े की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। युद्ध को जीतने के लिए घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। घोड़ा फुर्तीला होता है, उस पर बैठा हुआ जो आदमी होता है जब वह युद्ध लड़ता है तो वो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप यहीं पर देखेंगे प्राचीन इतिहास, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं आदित्य बैच में, अगर आप उससे पढ़ना चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो प्राचीन इतिहास में क्या था कि हाथी की प्रमुख भूमिका होती थी युद्धों में। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में क्या हुआ कि घोड़े, ये जो चीज थी हाथी से शिफ्ट होकर घोड़े पर चली गई, और जिसके पास घोड़े ज्यादा होते थे वो ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। कहने का मतलब युद्ध में बहुत ही अहम भूमिका निभाते थे घोड़े। और जो गौर के घोड़े थे, यानी कि जो मध्य एशिया के घोड़े थे, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत ही ज्यादा फुर्तीले थे। इसके साथ साथ यहाँ पर लौह इस्पात पाया जाता था, और लौह से यानी कि लोहे से ही हथियार बनते हैं। भाला हो गया, तलवार हो गई, खंजर हो गई, ये सारी चीजें, जितने भी युद्ध में लड़ने जाने वाले हथियार होते हैं लोहे से ही बनाए जाते हैं। इसलिए यहाँ के लोग युद्ध कला में निपुण थे, और यही कहीं ना कहीं रीजन था इनके जीत का कि ये जहां भी लड़ी वो जीतते गए। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो गौर राज्य में ही पहले हम थोड़ा मोहम्मद गौरी के बारे में बेसिक चीजें जान लेंगे, और फिर इसके बाद इसके भारत के आक्रमण के बारे में समझेंगे। बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, मेरी आवाज को आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर मैं बात करूं तो गौर राज्य में ही गौर वंश का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था? तो गौर राज्य में ही गौर वंश का शासन हुआ करता था। अच्छा, गौर राज्य के रहने वाले लोग इस्लाम धर्म कबूल करने से पहले महायान शाखा के बौद्ध हुआ करते थे। अगर मैं बात करूं तो जो गौर राज्य के रहने वाले थे, आपको पता है कि इस्लाम धर्म काफी दिनों बाद बना है। पहले प्राचीन धर्म कौन से हैं? तो अगर मैं बात करूं प्राचीन धर्मों में एक तो हमारा सनातन धर्म आता है, उसके बाद जैन धर्म आता है, फिर बौद्ध धर्म आता है, और उसके पश्चात ये सारे धर्म बने, चाहे आपका क्रिश्चियन वाला धर्म हो या हम बात करें इस्लामिक जो धर्म है, इस्लाम धर्म है, ये सब बहुत बाद में बना हुआ है। तो जो गौर राज्य था, यहाँ के जो प्राचीन लोग थे ये किस धर्म को मानते थे? तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे। और बाद में इन्होंने क्या किया, जब इस्लाम धर्म फैला, उसका विस्तार हुआ, तो ये सभी क्या हो गए, इस्लाम धर्म को मानने लगे। इसके बाद मैं बात करूं तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है।
तो गौर राज्य जो था वो पहले गजनी वंश यानी कि यामनी वंश के अंतर्गत आता था। ये वही गजनी यामनी वंश है जहाँ का शासक कौन हुआ करता था, जिस वंश का शासक, महमूद गजनवी, जिसके बारे में हम पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये पहले उन्हीं के अंतर्गत आता था और उन्हीं के अंतर्गत गौर शासन करते थे। लेकिन गौर वंश के शासक अलाउद्दीन ने गजनी की अधीनता अस्वीकार कर दी तथा इसी ने गजनी पर अधिकार कर लिया था। यानी कि एक शासक हुआ अलाउद्दीन, जो कि कौन था, अगर मैं बात करूं तो यह मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई हुआ करता था अलाउद्दीन। कहीं कहीं इसे गयासुद्दीन भी कहा गया है, तो उसकी बात की चिंता ना कीजिए, आप सब ये समझिए क्योंकि इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। गौरी वंश के शासक जो थे अलाउद्दीन, जो कि मोहम्मद गौरी के बड़े भाई थे, इन्होंने ही क्या किया था कि जो गौर राज्य था इसे क्या किया था, इसे स्वतंत्रता प्रदान की थी तथा एक नए वंश की स्थापना की थी जिसे गौरी वंश कहा गया। यानी इन्होंने यामनी वंश को समाप्त किया जो वहाँ के शासक थे गौर के, और फिर अपना एक नया शासन स्टार्ट किया, एक नए वंश की स्थापना की। इस तरह गौर में एक नए वंश की स्थापना हुई और इसी का छोटा भाई कौन हुआ करता था, मैंने भी आपको बताया। तो इसी का छोटा भाई हुआ करता था मोहम्मद गौरी। परीक्षा में पूछा जाता है मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम को लेकर बेहतरीन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, या इसे सिहाबुद्दीन भी कहते हैं। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और इसका एक और नाम है जिसे सिहाबुद्दीन भी कहते हैं। इसके बाद में बात करूं तो 1163 में गजनी का शासक मोहम्मद गौरी बना। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गजनी वंश था उन्हें गौर वंश वालों ने समाप्त कर दिया और पूरे अफगानिस्तान पर किसका शासन हो गया, तो आप कहेंगे गौरी वंश का शासन हो गया, गौर वंश का शासन हो गया। और 1163 में क्या होता है, आप देखेंगे कि गजनी का शासक मोहम्मद गौरी बनता है और साथ ही अलाउद्दीन के साथ एक समझौता हुआ। यानी कि मोहम्मद गौरी का अपने बड़े भाई अलाउद्दीन के साथ एक समझौता होता है। समझौता में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी गजनी के पूरब की ओर साम्राज्य विस्तार करेगा तथा अलाउद्दीन गजनी के पश्चिम की ओर साम्राज्य का विस्तार करेगा। जो गजनी था, अगर मैं बात करूं गजनी की, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं। मान लीजिए आपका ये गजनी है, क्या है, ये आपका गजनी है। अगर मैं गजनी की बात करूं तो ये आपका गजनी है, और क्या कहा गया है कि गजनी के पूरब की ओर यानी कि इस तरफ कौन विस्तार करेगा, तो इधर विस्तार करेगा गौरी। कौन विस्तार करेगा, तो इधर विस्तार करेगा आपका गौरी। और अगर आप देखेंगे गजनी के पूरब की ओर क्या आता है, तो आपको पता चलेगा इंडिया आने लगता है, यानी कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, ये सभी किधर आने लगता है, गौरी के पूरब की ओर। इसके बाद मैं बात करूं जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिम की ओर कौन विस्तार करेगा, तो ऐसा कहा गया जो पश्चिम की ओर कौन विस्तार करेगा, इधर करेगा विस्तार अलाउद्दीन। यानी कि कहने का मतलब ये हस्ताक्षर हो गए या समझौता हो गई कि भैया तुम पश्चिम पूरब की ओर विस्तार करना, हम पश्चिम की ओर विस्तार करेंगे, जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और हम दोनों साम्राज्य का विस्तार कर लेंगे। और यही सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। एक तो भारत बहुत ज़्यादा समृद्धशाली था और ये भी कारण था मोहम्मद गौरी का भारत आने के लिए। इसके साथ साथ एक कारण ये था क्योंकि उसे भारत, या आप कह सकते हैं गजनी से पूरब की ओर ही विस्तार करना था भारत का, या अपने साम्राज्य का गजनी से पूरब की ओर विस्तार करना था, और गजनी से पूरब की ओर भारत पड़ता था, तो इसलिए वह इस क्षेत्र में आया। तो बेहतर तरीके से आप इतनी चीज़ समझ गए होंगी कि आखिर उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर हो गए थे कि वो पश्चिम की ओर विस्तार करेगा और जो मोहम्मद गौरी है वो पूरब की ओर गजनी से विस्तार करेगा। अगर मैं बात करूं तो यह भारत में साम्राज्य विस्तार करने आया था। इसके पहले जितने लोग आए, चाहे अरबी को बात करें, जो अरबी लोग थे मोहम्मद बिन कासिम, इसके बाद अगर हम बात करें तुर्क आक्रांता जो आया महमूद गजनवी, इन सब का प्रमुख मकसद क्या था कि यहाँ से भैया धन दौलत लूट कर वापस अपने राज्य चले जाना, गजनी लौट जाना और वहाँ पर आराम से अपने राज्य में उसे निवेश करना। यानी कि उनका मकसद क्या था, सिर्फ लूटना। लेकिन जो ये गौरी था यह साम्राज्य विस्तार करने के लिए आया था। क्यों आया था, क्योंकि इसके भाई के साथ इसकी समझौता हुआ था कि गजनी से पूरब की ओर ये विस्तार कर सकता है और पश्चिम की ओर इसका भाई विस्तार करेगा, इसलिए यह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भारत आया था। और अगर हम बात करें कि इसका पहला आक्रमण कहाँ पर होता है, तो पहला आक्रमण इंटरेस्टिंग है और हम समझेंगे अब प्रथम आक्रमण के बारे में बेहतरीन तरीके से। अगर मैं बात करूं प्रथम आक्रमण की, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि भारत पर प्रथम आक्रमण, फर्स्ट अटैक 1175 में करता है मोहम्मद गौरी। कहाँ पर करता है, अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया मुल्तान पाकिस्तान में यह आक्रमण करता है।
किस पर करता है आक्रमण, तो आप कहेंगे करमाथी शिया मुस्लिम का शासन यहाँ होता है, यानी कि एक शिया मुस्लिम शासक होता है यहाँ पर, उस पर आक्रमण करता है और उसे पराजित भी करता है और मुल्तान पर अपना अधिकार स्थापित करता है। इसके पश्चात क्या होता है कि जब यह गौर से चला था तो इसने सुना था कि गजनी में एक बहुत ही महान शासक हुआ करता था जो कई मतलब 100 वर्ष पहले, लगभग 100-150 वर्ष पहले भारत गया था और बहुत ज़्यादा धन सोना वोना लूट कर आया था। इसके बारे में पता था और उसे ये भी पता चला कि वह भारत में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण किया था, जिससे महमूद गजनवी को बहुत ज़्यादा धनवन प्राप्त हुआ था। यही बात सुनकर भैया मोहम्मद गौरी ने 1178 में अपना दूसरा आक्रमण किया। किस पर, तो वह आक्रमण किया गुजरात पर। अपना दूसरा आक्रमण किस पर किया, अपना दूसरा आक्रमण किया है इन्होंने कहाँ पर, तो आप कहेंगे अपना दूसरा आक्रमण किया 1178 में गुजरात में इन्होंने आक्रमण किया। और गुजरात पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि इसे पता था कि यहाँ पर एक बार आ चुका है एक शासक और बहुत ज़्यादा धन दौलत यहाँ से लूट कर ले गया था, इसलिए इसने क्या किया, गुजरात पर आक्रमण किया। और गुजरात पर जब इसने आक्रमण किया तो आप देखेंगे कि उस समय यहाँ का शासक कौन हुआ करता था, भीम द्वितीय, जिसे हम मूलराज द्वितीय कहते हैं, उसका शासन यहाँ हुआ करता था। और ये बहुत ही अल्पवयस्क था, यानी कि इसकी आयु बहुत ही कम थी। यानी कि इसकी संरक्षिका कौन थी, तो इसकी माँ संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी, जिनका नाम क्या था, तो आप कहेंगे जिनका नाम था नायिका देवी। इनका नाम क्या था, नायिका देवी था इनका नाम। इनकी माता श्री जो भीम द्वितीय की माता थी नायिका देवी, यह संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी, क्योंकि उस समय भीम द्वितीय की आयु मुश्किल से 5 वर्ष की थी और 5 वर्ष का जो बच्चा होता है वह अपना शासन अच्छे तरीके से नहीं चला सकता, इसलिए नाम मात्र की राजा थे भीम द्वितीय। शासन कौन कर रहा था, तो नायिका देवी ही शासन कर रही थी। और एक बहुत ही बेहतरीन आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप समझेंगे अगर हम बात करें तो। मोहम्मद गौरी गुजरात को बहुत ही हल्के में ले रहा था कि जैसे महमूद गजनवी ने पराजित किया था वैसे ही हम भी पराजित कर लेंगे और आराम से खूब सारा धन लूट लेंगे और साम्राज्य विस्तार भी हो जाएगा। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसने गुजरात को बहुत हल्के में ले लिया था। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर युद्ध होगा भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के मध्य। भीम द्वितीय का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि शासक वही है, भले ही यह युद्ध लड़ने नहीं गया था। इसकी संरक्षिका यानी कि इसकी मां नायिका देवी ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। मोहम्मद गौरी के विरुद्ध यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो यह माउंट आबू में हुआ था ये वाला युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था। आप देखेंगे कि नायिका देवी बहुत ही शक्तिशाली थी, बहुत ही बुद्धिमान थी और इसने फिर से दिखा दिया कि भारतीय नारी कितनी शक्तिशाली हो सकती है। भारतीय नारी शक्ति का स्वरूप होती है और ऐसा दिखाया नायिका देवी ने कर अपने बच्चे के संरक्षक थीं और इन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे खतरनाक आक्रांता को भी हरा दिया था। और ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागा था, यानी कि वो मरने ही वाला था, किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भागा था। अगर वो थोड़ी देर और रुकता तो उसकी हत्या भी कर देती थी नायिका देवी। और इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गौरी गुजरात वाले क्षेत्र से एकदम डर जाता है और पुनः जिंदगी में गुजरात पर आक्रमण नहीं करता है। वह गुजरात से लौट आता है और फिर वह आक्रमण करता है किधर की ओर, तो आप देखेंगे भारत की जो उत्तर पश्चिम वाली सीमा है, यानी कि अगर हम बात करें ये ऐसे मैप होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर, रुकिए मैं सही से बना देता हूँ, एक बार मैं आपको समझा ही दूँ। अगर मैं बात करूँ, ये मोबाइल में थोड़ा अच्छे से लिख नहीं जाता, लेकिन चलिए ट्राई करते हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, नीचे साउथ होता है और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो पहले तो वो इधर आया था, क्योंकि आप गुजरात देखेंगे इंडिया के मैप में, अगर मैं ट्राई करूं बनाने का तो गुजरात इधर कुछ दिखता है ऐसे तरीके से ना, इंडिया के मैप में ऐसे दिखता है गुजरात। अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्षेत्र गुजरात होता है। पूरा मैप नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मोबाइल है, छोटी है, तो ये क्षेत्र गुजरात है। तो पहले तो उसने पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ आप देखेंगे, यह इधर आक्रमण करेगा, यानी कि पंजाब हो गया, कश्मीर का जो क्षेत्र हो गया, इधर वाला जो क्षेत्र है इस पर आक्रमण करेगा कौन, मोहम्मद गौरी, क्योंकि वो डर गया था गुजरात वाले क्षेत्र से। तो आप देखेंगे 1179 में करता है अपना आक्रमण। यह कहाँ पर करता है, तो आप देखेंगे पंजाब तथा कश्मीर पर इसने 1179 में अधिकार कर लिया। और इसी के बाद क्या होता है कि पहला विवाद होता है भारत के एक महान शासक से, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। भटिंडा के किले को लेकर पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के मध्य पहला विवाद होता है। जब गौरी सिंध पर कब्जा करता है तब नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, अजमेर तथा सांभर पर चौहान वंश का शासन होता है। कहने का मतलब कि जब जो मोहम्मद गौरी था इसने भटिंडा के किले पर आक्रमण किया पंजाब में,
और सिंध पर आक्रमण किया और यहाँ पर कब्जा जमाया। तो उस समय भारत में नॉर्थ इंडिया में यानी कि दिल्ली हो गया, राजस्थान का जो क्षेत्र है, अजमेर, सांभर, इन सभी क्षेत्रों पर किसका शासन हुआ करता था? तो चौहान वंश का शासन हुआ करता था। और ये चौहान वंश के एक महान शासक थे जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। शौर्य, पराक्रम की जो मूर्ति माने जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे। और एक बेहतरीन चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चौहान वंश के बारे में और फिर हम देखेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए संघर्ष के बारे में। बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चल रहा हूँ, आप बेहतर तरीके से समझिए। अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज चौहान की, तो चौहान वंश के शासक हुआ करते थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। इनका पूर्ण नाम क्या था? तो इनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, इनके चौहान वंश में कई पृथ्वीराज हुए थे, लेकिन जो पृथ्वीराज तृतीय थे वही मूल रूप से सबसे ज़्यादा फेमस हुए। इन्होंने सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया। इनका उपनाम क्या है? परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो राय पिथौरा किसे कहा जाता है? तो राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि राय पिथौरा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। अच्छा, दिल्ली उस समय इस क्षेत्र की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो अजमेर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के एक बहुत ही प्रिय मित्र थे जिनका नाम था चंदबर दाई। पृथ्वीराज चौहान के बहुत ही प्रिय मित्र थे जिनका नाम था चंदबर दाई, और इन्होंने ही लिखी थी एक पुस्तक जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। आपसे कभी भी पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे चंदबर दाई। ये इनके मंत्री भी थे, प्रमुख मित्र थे और बहुत अच्छे सलाहकार भी थे। इसके बाद मैं बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान में भी ऐसा वर्णन मिलता है, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ किया था। ऐसा कहना असंभव हो सकता है, ऐसा इतिहासकार नहीं मानते हैं, लेकिन वर्णन मिलता है तो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि आप कभी भी देखेंगे भारतीय जो ग्रंथ है उसमें कई चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर लेखक लिख देते थे, क्योंकि लेखक इनके राज दरबारी कवि ही थे। जब कोई बाहर का लेखक किसी राजा की प्रशंसा करता है तब बात इतिहासकार ज़्यादा मानते हैं, लेकिन जब वो उसी के शासनकाल में उसी के दरबार में वह लेकर रहता है और उसके बारे में प्रशंसा करता है तो कई बार अतिशयोक्ति हो जाती है, कुछ ज़्यादा वह बोल जाता है, तो ऐसा माना जाता है। अगर इतिहासकार बात करें तो इतिहासकार ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने एक बार क्षमा किया था किसे? मोहम्मद गौरी को। अब चलिए अगर हम बात करते हैं तो तबर हिंद के किले से थोड़ा गर्माहट चालू हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य थोड़ा वाद विवाद होने लगे थे, और इसी वाद विवाद के चलते 1191 में आप देखेंगे होगा इन दोनों के मध्य अपना पहला युद्ध। पहला युद्ध होगा, बहुत ही फेमस युद्ध है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तराइन का युद्ध। आपसे पूछा जाएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो कभी भी पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो आप कहेंगे भैया तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। कब हुआ था? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर मैं इस युद्ध की बात करूं मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। एक भयंकर युद्ध था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे तथा गौरी को बंदी बना लिया था, परंतु गौरी ने क्षमा मांग ली और पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें क्षमा कर दिया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कहने का मतलब क्या है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और मोहम्मद गौरी को इन्होंने बंदी बना दिया। लेकिन आप जानते हैं कि जब जो बाहरी आक्रांता थे, इन्हें जब भारतीय शासक बंदी बना लेते थे तो वो तुरंत माफ़ी मांगने लगते थे, गिड़गिड़ाने लगते थे, भैया माफ़ कर दो, अब नहीं आक्रमण करूंगा। और भारतीय शासक थोड़ा बड़ा दिल होने के कारण थोड़ा सोच समझकर ऐसा डिसीजन नहीं ले पाते थे, यानी कि हृदय के जैसे हम सभी हैं, किसी को भी क्षमा कर देते हैं आराम से। लेकिन जो बाहरी लोग हैं वो किसी को क्षमा नहीं करते, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है क्षमाशील रहना, यानी कि कोई भी गलती करे तो उसे एक बार क्षमा कर दिया जाता है। हमारी संस्कृतियों में ऐसा उल्लेख मिला है, तो हमने ऐसा ही किया। पृथ्वीराज चौहान ने बड़े दिल दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को क्या किया? छोड़ दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन उन्होंने ये चेतावनी दी कि पुनः तुम मुझ पर आक्रमण मत करना, फिर से आए तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। गौरी पुनः गजनी लौट गया, लेकिन उसने क्षमा कर दी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा तो कर दिया, लेकिन वह उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी बहुत ही चालाक इंसान था। वह जान गया था कि अकेले तो इसे पराजित करना बहुत ही असंभव है, और वह फिर से तैयारी करने लगा था युद्ध की। वह गजनी वापस गया और वहाँ पर फिर से युद्ध की तैयारी करने लगा। इसके पश्चात आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान के बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। कौन? गहड़वाल वंश के शासक
जयचंद, ये बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। जयचंद जो कि गहड़वाल वंश के शासक थे, और पहले वाले युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद भी की थी मोहम्मद गौरी के मध्य। इसके पश्चात क्या होता है कि मोहम्मद जो पृथ्वीराज चौहान, इनका ध्यान भी हट जाता है गौरी से, यानी कि इन्होंने एकदम ये निश्चिंत हो गए कि अब फिर से गौरी हम पर आक्रमण नहीं करेगा। जबकि इन्हें ऐसा नहीं करना था, वहाँ पर निगरानी रखनी थी, थोड़ा अपनी सेना को मजबूत करना था, एकदम निश्चिंत नहीं होना था, क्योंकि वह गद्दार था और बहुत ही चालाक था, वह पुनः आक्रमण कर सकता था, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ साथ जो जयचंद थे, जयचंद की ही पुत्री, जो इनके सबसे अच्छे मित्र हुआ करती थे एक समय, जयचंद की ही एक पुत्री थी जिनका नाम था संयोगिता। आप देखेंगे जयचंद की ही पुत्री का नाम संयोगिता था, जिसे पृथ्वीराज चौहान अत्यंत प्रेम करते थे। अच्छा, इससे पहले क्या था कि जयचंद को ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब ये बात जयचंद को पता चली तो वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, जब क्रोधित हुआ तो उसने मित्रता तोड़ ली पृथ्वीराज चौहान से, और बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ तो उसने एक बार जयचंद ने एक स्वयंवर का भी आयोजन कर दिया, जिसमें उसने देश के सभी राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। क्या किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री से प्रेम करने लगे थे। उसके पश्चात क्या होता है कि गहड़वाल वंश के शासक जयचंद बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और वह संयोगिता का स्वयंवर रचाते हैं, यानी कि स्वयंवर का आयोजन करते हैं। स्वयंवर क्या होता है भैया, तो आप जानते होंगे कि पुराने समय में राजा महाराजा के यहाँ जो उनकी पुत्रियां होती थी, उनका विवाह स्वयंवर के द्वारा किया जाता था, जिसमें देश के सभी प्रसिद्ध राजा आते थे और फिर कन्या स्वयं अपने पति का चुनाव करती थी। जो सबसे पराक्रमी होता था, सुंदर होता था, उससे विवाह करती थी। यही होता है स्वयंवर। और इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान, यानी कि आप समझ सकते हैं पृथ्वीराज चौहान उस समय इतना फेमस राजा था, इतना शक्तिशाली राजा था, तो देश के सभी राजाओं को बुलाया और जयचंद को नहीं, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जो उनके बगल में ही हैं। तो पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, और जबकि उनको पता भी था कि संयोगिता से वो प्रेम करते थे, तो आप देखेंगे क्या होगा कि इससे पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है कि वह कन्नौज जाकर संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं तथा विवाह भी कर लेते हैं। यानी कि जैसे मूवीज़ में दिखाया नहीं जाता घोड़े पर बैठकर, तो वैसे ही पृथ्वीराज चौहान कन्नौज गए और वहाँ पर बड़े दरबार से संयोगिता का अपहरण कराए। और इसके बाद क्या होता है कि जयचंद बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपमानित भी होता है। जैसे दरबार में कोई उनकी पुत्री को उठा ले गया तो इससे बहुत ज़्यादा उन्हें कष्ट हुआ, और इसके पश्चात वह क्या हुई कि वह अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। और तभी क्या होता है कि मोहम्मद गौरी उनसे कांटेक्ट में आता है, उनसे बात करता है कि भैया तुम मेरी मदद करो पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने में। इस समय मोहम्मद गौरी पुनः युद्ध की तैयारी कर रहा था। थोड़ा पृथ्वीराज चौहान का ध्यान हट गया था गौरी से, उन्होंने एकदम निश्चिंत हो गए कि अब वो फिर से आक्रमण नहीं करेगा। ये उनकी गलती थी। थोड़ा उन्होंने संयोगिता या कह सकते हैं इधर वाले क्षेत्र पर विवाह संबंधित कार्यों में ज़्यादा ध्यान दे दिया। और इसके पश्चात जयचंद, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर ही थे, उन्होंने ऐसे लोग रहते हैं भारत में कि चलिए विवाह कर लिया तो आपको क्षमा कर देना चाहिए, अब आप देश से गद्दारी करेंगे। जयचंद ने यही किया, देश से गद्दारी की, यानी कि अपना पर्सनल अपमान का बदला लेने के लिए इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पृथ्वीराज चौहान से सामने भिड़कर जीत पाता, तो उसने किसी गद्दार का साथ दे दिया कि जाओ भैया, और उनकी कमजोरियां बता दी कि जाओ भैया अब जीत जाओ तुम, यानी कि हरा दो पृथ्वीराज चौहान को। ऐसे शासक थोड़ा कलंकित माने जाते हैं हमारे इतिहास में। तो अब हम बात करते हैं तो इस युद्ध में क्या हुआ, अब आप देखेंगे इसके बाद होता है दूसरा युद्ध। और वो दूसरा युद्ध कौन सा था, तो अगर मैं बात करूं तो वो दूसरा युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। रुकिए 2 मिनट, सॉरी, 1192 ईस्वी में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। 1 साल बाद ही होता है। इस युद्ध में भी एक तरफ पृथ्वीराज चौहान थे और एक तरफ क्या था, मोहम्मद गौरी था। इस युद्ध में क्या होता है, इस बार मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है, क्योंकि इसकी मदद कौन कर रहा था, तो इसकी मदद कर रहा था इस युद्ध में जयचंद इसकी मदद कर रहा था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासों में ही वर्णन मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी गजनी ले गया था, जो कि अफगानिस्तान में है, उसकी राजधानी हुआ करती थी गजनी, वहाँ पर ले गया। और उसके बाद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें भी फुड़वा दी थी। ऐसा माना जाता है कि जब बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया तो वहाँ पर इनकी आंखें फुड़वा दी गई थी। और इसी वर्णन
इसी में वर्णन मिलता है, यानी कि जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और जिसके रचयिता कौन है आपसे पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के ही मित्र थे। इसी में वर्णन मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाढ़ चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। ऐसा माना जाता है पृथ्वीराज चौहान का जो ग्रंथ है जिसके बारे में चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो में, ऐसा वर्णन मिलता है कि इनकी आंखें फोड़ दी गई थी। और एक बार क्या हुआ कि वहां पर कोई आयोजन हो रहा था जिसमें राजा खेल उल करवा रहा था, मोहम्मद गौरी खेल का प्रदर्शन करवा रहा था। तभी चंद्रबरदाई ने कहा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्रबरदाई को भी बंदी बनाया गया था, तो चंद्रबरदाई ने कहा कि मेरे राजा जो हैं वो शब्द भेदी बाढ़ की क्या जानते हैं, कला जानते हैं। कहने का मतलब कि वो कोई भी चीज़, उनकी आंखें भले ही आपने फोड़ दी हो लेकिन वो अभी भी कोई भी चीज़ सुन के बाण से वार कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब गौरी ने कहा अच्छा इतने प्रतिभाशाली हैं तुम्हारे राजा, तो दिखाओ कि आवाज़ सुनकर बाण मार दे। तो उन्होंने दिखाया और इसी में वर्णन मिलता है पृथ्वीराज रासो में कि जब वो ऐसा कर रहे थे तभी शब्दवेदी बाण की सहायता से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था आवाज़ सुनकर। लेकिन इतिहासकार अधिकतर इस बात को सच नहीं मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था, क्योंकि वह पहले ही बहुत ही समझदार था मोहम्मद गौरी, तो वो पहले ही अपने सिंहासन से हट गया था। उसे पता था कि जब वो शब्द भेदी बाढ़ चलाएगा तो मुझ पर ही चला सकता है। तो ऐसा इतिहासकार नहीं मानते, लेकिन पृथ्वीराज रासो में ऐसा वर्णन मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे तो 1192 में उसने भारत में मुस्लिम शासन की भी स्थापना की। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो 1193 में इसने अजमेर से अपनी राजधानी दिल्ली को बना ली। इससे पहले अजमेर हुआ करती थी राजधानी, लेकिन फिर दिल्ली बन गई राजधानी। अब आप देखेंगे धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का आपको शुरुआत देखने को मिलेगी। अगली वीडियो से मैं आपको दिल्ली सल्तनत की शुरुआत बताऊंगा। इसके पश्चात आप देखेंगे, कहा नहीं जाता कि आप देश से धोखा करेंगे तो जिसके साथ आप हैं वो भी आपको धोखा ही देगा। यही हुआ जयचंद के साथ। उसने धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, देश के साथ गद्दारी की थी। तो क्या हुआ कि 1194 में चंदावर का युद्ध। अच्छा, जयचंद ये सोचता था कि मोहम्मद गौरी भी देश को लूटने आए हैं, लूट कर वापस चला जाएगा, मैं मदद कर दूं, उसके बाद मैं दिल्ली का शासक बन जाऊंगा। लेकिन मोहम्मद गौरी तो यहाँ पर शासन करने आया था। तो पहले तो इसने मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को हराया, और फिर जब जयचंद ने कहा कि भैया अब हमें दिल्ली का शासन दे दो, तो इनसे भी युद्ध कर दिया। और होता है एक प्रमुख युद्ध जिसका नाम है चंदावर का युद्ध। इसी युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो मोहम्मद गौरी का दामाद भी था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है और उसने जयचंद की हत्या कर दी। देख रहे हो, अगर देश के साथ गद्दारी करोगे, अपने के साथ गद्दारी करोगे, तो दूसरा भी आपके साथ वही करेगा, क्योंकि जो अपनों का नहीं होता वो दूसरों का क्या होगा। और मोहम्मद गौरी ने यही स्ट्रेटजी अपनाई और खत्म कर दिया जयचंद को इस युद्ध की मदद से, और इसके क्षेत्र पर भी अपना शासन क्या कर लिया, स्थापित कर दिया। आप नोट कर लिख लीजिएगा कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का दामाद, यानी कि इसका दामाद भी था और गुलाम भी था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे। तो मोहम्मद गौरी के 4 प्रमुख गुलाम थे। इनके बारे में आप लिख लीजिएगा कि मोहम्मद गौरी के 4 प्रमुख गुलाम थे। आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर अभी मैं अपलोड कर दूंगा, आपको तुरंत मिल जाएगी। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो वो था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, कौन कौन? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। आगे चलकर इनमें भी संघर्ष होगा मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद, उसे मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो चंदावर के युद्ध में क्या था कि प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने इसे अपना सेनापति बना लिया और इसके बाद वह गजनी लौट गया। यानी कि सेनापति को सिपाह सलार कहा जाता था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सिपाह सलार नियुक्त किया और भारत की जो पावर थी मुख्य, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में थी कि भैया तुम यहाँ प्रशासन देखो, मैं थोड़ा जाता हूँ गजनी। यानी कि इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट गया और भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही देखता था। इसके बाद क्या होता है, आप देखेंगे कि चंदावर के युद्ध के बाद आप देखेंगे 1205 में मोहम्मद गौरी पुनः भारत वापस आता है और 1206 में फिर से वह गजनी वापस लौटता है। और जब वो गजनी वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में ही खोखर जाटों से हुई एक भिड़त में उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि 1206 में जब वह गजनी वापस जा रहा था तो रास्ते में एक खोखर जाट संप्रदाय पाया जाता था, यानी कि एक जनजाति पाई जाती थी। वो टुकड़ियों में कबीले में शासन करते थे। तो इन्हीं जाटों ने ही गजनी के जाने पर उस पर आक्रमण कर दिया था और उसकी हत्या भी कर दी थी। इसके बाद आप देखेंगे तो गजनी की
मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? उसका ही दामाद, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। यह गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 में भारत में। तो उसके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे, गुलाम वंश के बारे में बेहतरीन तरीके से। अगर मैं बात करूं तो थोड़ी चीज़ें और रह गई हैं उसके बारे में। अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी के साथ एक प्रमुख संत भी आए थे, जिनका नाम क्या था 1192 में, तो वो आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये दरगाह आपने भी सुनी होगी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह। इन्होंने ही भारत में क्या किया था? तो सूफी मठ की स्थापना की थी। कभी भी पूछा जाए कि भारत में सॉरी सूफी मठ की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ये अजमेर में ही रहते थे तथा यहीं पर अपनी कुटिया बनाई थी और इनकी मृत्यु भी यहीं पर हुई थी, इसलिए इनकी कब्र को दरगाह अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। जो भी दोस्त इस्लाम धर्म को मानते होंगे मेरे साथी, वो उनके लिए ये बहुत ही पवित्र स्थल है। जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। एक बहुत ही महान संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने सूफी मठ की स्थापना की थी। जो भी दोस्त इस्लाम धर्म को मानता है उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है कौन? दरगाह अजमेर शरीफ। आपने कभी भी मतलब कई बार सुना होगा अपने दोस्तों के बारे में कि हमें दरगाह अजमेर शरीफ जाना है, तो ये इन्हीं संत की क्या है? दरगाह है। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा देख लेंगे तो आपका मध्यकालीन इतिहास बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। जो एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ रेलवे का एग्जाम जो है उसके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप आराम से देखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।